मेरी मेड का बेटा हर वीकेंड अपनी छुट्टी के दिन मेरे घर पर मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ जाता था। उसकी मां ने कई सालों तक हमारे घर में काम किया था। इस बात का लिहाज करते हुए मैंने हमेशा खामोशी साधे रखी। लेकिन एक बार जब मैं घर लौटा तो देखा कि दरवाजे का पासवर्ड ही बदल दिया गया है। और दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी थी जिस पर लिखा था, मुफ्तखोरों का अंदर आना सख्त मना है। मैंने गुस्से में उस पर्ची को फाड़ कर फेंक दिया और दरवाजा पीटते हुए अपनी मेड सिल्विया से पूछा कि आखिर ये सब क्या मजाक चल रहा है। उसका बेटा दते उस वक्त सोफे पर बड़ी शान से पैर पसार कर बैठा था। उसने बड़ी ही बदतमीजी और नफरत भरे लहजे में कहा, तुझे समझ नहीं आता क्या? रोज रोज बेशर्मों की तरह मेरे घर में मुंह उठाकर चला आता है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अगर रहने की कोई जगह नहीं है तो जाकर सड़क पर सो जा। मुझे तेरे जैसे मुफ्तखोर कुत्तों से सख्त नफरत है जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं। मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बकवास है। सिल्विया तुरंत मेरे पास आई और मेरे कान में फुसफुसाते हुए गिड़गिड़ाई, सर मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बेटे को नहीं पता कि मैं यहां एक मेड हूं। उसे लगता है कि वो बहुत बड़े घर का लड़का है और उसे बाहरी लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे क्या शहर के बाहर आपका एक और घर नहीं है? अब से जब भी मेरा बेटा वीकेंड पर यहां आए तो आप वहीं जाकर रह लिया कीजिए ना। इतना कहकर उसने सीधे मेरे मुंह पर दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और फिर चुपचाप मैंने पुलिस को कॉल लगा दिया। हेलो, कुछ लोगों ने मेरे घर में जबरन घुसकर कब्जा कर लिया है। कृपया तुरंत यहां आकर इस मामले को संभाले। मैंने अपनी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा होने के बावजूद मुझे कोई मुफ्तखोर कहेगा। और सबसे बड़ी बात, ये आलीशान विला मेरी अपनी निजी संपत्ति थी। ठीक 20 मिनट बाद पुलिस की एक गाड़ी मेरे घर के सामने आकर रुकी। 2 पुलिस वाले जैसे ही गाड़ी से उतरे और मुझसे कुछ पूछने ही वाले थे कि तभी सिल्विया ने हड़बड़ाहट में दरवाजा खोल दिया। वो भागती हुई मेरे पास आई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कांपते हुए बोली, सर ये सब क्या है? आपने पुलिस को क्यों बुला लिया? मैंने उसे घूर कर देखा पर एक लफ्ज भी नहीं कहा। एक पुलिस वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और पूछा, क्या आप ही वह महिला है जिनके बारे में मिस्टर कैसिन ने कहा है कि आपने उनके घर पर जबरन कब्जा किया है? ये सुनते ही सिल्विया के हाथ पैर खुल गए। नहीं ऑफिसर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बस एक गलतफहमी है। मैं तो मिस्टर कैसिन की मेड हूं। इनके खाने पीने और घर का सारा ख्याल मैं ही रखती हूं। मेरे बेटे की छुट्टियां थी तो वह बस कुछ दिनों के लिए यहां रहने आया है। अभी दरवाजे का पासवर्ड खराब हो गया था, तो जब मैंने उसे ठीक करने के लिए आदमी बुलाया तो साथ ही नया पासवर्ड भी सेट करवा लिया। यहां कब्जा करने जैसी कोई बात नहीं है, कहते हुए उसने विला के दरवाजे की तरफ इशारा किया। आप खुद ही देख लीजिए ऑफिसर। मैंने तो तुरंत दरवाजा खोल दिया ना। पुलिस वाले ने पहले मुझे देखा और फिर उसे, मिस्टर कैसिन, क्या आप अभी भी इस मामले में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? मैं कुछ बोलने वाला था कि सिल्विया ने अपनी आवाज एकदम नीची कर ली और मेरे कान के पास आकर भीख मांगने लगी। सर, दाते के पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे। मैंने अकेले ही बहुत मुश्किलों से उसे पालपस कर बड़ा किया है। वह अभी अभी कॉलेज गया है और इस उम्र में बच्चों का आत्मसम्मान बहुत बड़ा होता है। वैसे भी बचपन से उसे पिता का प्यार नहीं मिला, इसलिए उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा है। अगर उसे पता चला कि उसकी मां महज एक नौकरानी है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने ये सब बस इसलिए किया ताकि उसे थोड़ी खुशी मिल सके। आप उन 12 सालों के बारे में सोचिए जब मैंने आपके माता पिता की दिन-रात सेवा की थी। उसी के खातिर मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अपने माता पिता का जिक्र सुनकर मेरा दिल सचमुच थोड़ा पसीज गया। वो हमारे घर में पिछले 12 सालों से थी। मेरी मां जब जिंदा थी तब उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी और सिल्विया ने ही हमेशा उनके पास रहकर उनकी देखभाल की थी। दवाई देने से लेकर पानी पिलाने तक उसने हर काम बहुत ही लगन से किया था। जिस दिन मेरी मां का निधन हुआ उस दिन वह किसी भी और इंसान से ज्यादा फूट फूट कर रोई थी। मेरी मां के बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठकर उनके हाथ थामे उसने वादा किया था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगी और सच कहूं तो उसने अपना वादा निभाया भी था। घर को हमेशा साफ सुथरा रखा और मेरी देखभाल बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह की। हर त्योहार पर जब मैं उसे कोई बोनस या तोहफा देता तो वो हमेशा मना कर देती थी और बड़ी मुश्किल से उसे कबूल करती थी।
3 महीने पहले उसका बेटा दंते उसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ जहां मैं पढ़ता हूं। सिल्विया जितनी खुश थी उतनी ही परेशान भी। खुश इसलिए क्योंकि उसके बेटे ने कुछ हासिल किया था, और परेशान इसलिए क्योंकि कॉलेज की भारी भरकम फीस चुकाना उसके बस की बात नहीं थी। एक सिंगल मदर के संघर्ष को समझते हुए मैंने खुद दंते के पूरे 4 साल के कॉलेज की फीस भरने का जिम्मा उठा लिया था। उस वक्त सिल्विया खुशी से रो पड़ी थी। उसने मेरे हाथ चूमते हुए अनगिनत बार शुक्रिया अदा किया और कहा था कि वह इस एहसान का बदला हमेशा चुकाएगी। लेकिन पिछले महीने से हालात बदलने लगे। एक दिन जब मैं घर आया तो अचानक दंते को वहां खड़ा पाया। मैं अभी हैरानी में ही था कि सिल्विया ने मुझे एक कोने में खींचा और धीरे से कहा, सर, वीकेंड पर मेरे बेटे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने सोचा बहुत दिनों से उससे मिली नहीं हूं, तो क्यों ना उसे 2 दिन के लिए यहां बुला लूं। मैंने सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। विला में वैसे भी बहुत सारे कमरे थे और एक माँ बेटे को कुछ पल साथ बिताने का मौका देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह 2 दिन का ठहराव अब हर वीकेंड का पक्का रूटीन बन गया था। हर शुक्रवार की रात दंते मेरे घर में प्रकट हो जाता और सोमवार की सुबह ही वहां से जाता। शुरुआत में दांते सिर्फ लिविंग रूम में तस्वीरें खींचता और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने दोस्तों के सामने दिखावा करता कि वो कितने आलीशान घर में रहता है। मैं इस बात को समझ सकता था। आखिर हर कोई दूसरों के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनाना चाहता है। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा चुभा वो थी मेरे लिए दांते की नजरों में दिखने वाली नफरत और हिकारत। वो मुझे ऐसे घूरता था जैसे मेरी मौजूदगी ही उसके लिए एक बहुत बड़ा सिर दर्द हो। कई बार जब मैं अपने ही लिविंग रूम में टीवी देख रहा होता तो वो जानबूझकर अपनी नाक बंद कर लेता और जोर जोर से चिल्लाता, कितनी बकवास जगह है, इतना बड़ा विला होने का क्या फायदा जब यहाँ हमेशा इतनी बदबू आती है। मुझे लगता कि शायद सच में कोई बदबू है तो मैं सिल्विया से घर की अच्छे से सफाई करने को कहता। लेकिन दत्ते की हरकतें दिन ब दिन बदतर होती गई। या तो वह मेरी बैठी हुई जगह पर पागलों की तरह सैनिटाइजर छिड़कता या फिर सोफे पर एक डिस्पोजेबल शीट बिछा देता और मुझे उसी पर बैठने को कहता। हद तो तब हो गई जब मैंने उसे मेरे छुए हुए बर्तनों और सामानों को अजीब सी घिन के साथ डस्टबिन में फेंकते हुए देखा। जब मैंने सिल्विया से इस बारे में पूछा तो उसने बड़े ही दबे स्वर में सफाई दी। दांते बस थोड़ा साफ सफाई को लेकर सनकी है। उसे लगता है कि चीजें साफ नहीं हैं और इससे आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है, इसीलिए वो इतना ओवर रिएक्ट करता है। ये सुनकर मैंने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। वैसे भी पढ़ाई के अलावा मुझे अपने फैमिली बिजनेस के कई छोटे बड़े काम देखने पड़ते थे। मैं इतना व्यस्त रहता था कि मेरे पास उसके साथ बहस करने का समय ही नहीं था। लेकिन आज दोपहर जब मैंने दरवाजे पर वह पर्ची देखी तो मेरे दिमाग की बत्ती जली। दत्ते ने मुझे सचमुच एक मुफ्तखोर समझ लिया था। मैंने तो तय कर लिया था कि आज सिल्विया और उसके बेटे को एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन सिल्विया मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। सर, मैं कसम खाती हूं, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। आज ही मैं दाते को सब कुछ सच बता दूंगी और उसे वापस भेज दूंगी। इसके बाद वह यहां कभी नहीं आएगा। आखिर मैंने आपके माता पिता की इतने साल सेवा की है, बस उसी के खातिर मुझे इस बार बख्श दीजिए। उसकी दयनीय हालत देखकर मैंने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पुलिस के जाने के बाद सिल्विया ने ऐसे राहत की सांस ली जैसे उसके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वह बार बार मेरा धन्यवाद कर रही थी और उसका बर्ताव इतना मीठा था कि कोई उस पर शक ही नहीं कर सकता था। उस दिन के बाद से दांते सच में मेरे घर नहीं आया। सिल्विया ने भी पहले की तरह अपना काम पूरी शिद्दत से करना शुरू कर दिया। घर का कोना कोना चमकने लगा। बस एक ही दिक्कत थी, घर से चीजें गायब होने लगी। आज कोई महंगी वाइन की बोतल गायब हो जाती तो कल कोई कटलरी का सेट। कभी कभी तो मेरे महंगे ब्रांडेड कपड़े ही गायब हो जाते। जब भी मैं सिल्विया से पूछता उसके पास कोई ना कोई बहाना तैयार होता। सर, मुझे सच में बहुत अफसोस है। सफाई करते हुए मुझसे वो वाइन की बोतल गलती से टूट गई। सर, वो बर्तन बहुत पुराने हो गए थे, उनमें दरार आ गई थी। मुझे डर था कि कहीं आपको चोट ना लग जाए, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। सर, वो कपड़े मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए थे, लेकिन उन लोगों से वो खो गए। हालांकि उसके बहाने बहुत ही बेतुके लगते थे, लेकिन उसका रवैया इतना भोला होता था कि मैं ज्यादा सख्ती नहीं कर पाता था।
मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर आया ऑल सोल्स डे का दिन। मुझे अपने गुजरे हुए माता पिता की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं शहर के बाहर वाले उस विला में जाऊंगा जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का आधा से ज्यादा वक्त बिताया था। वह जगह मेरे माता पिता के दिल के बहुत करीब थी। आंगन में मेरी माँ के पसंदीदा फूलों के पौधे लगे थे और पूरे घर में ऐसी बेशकीमती चीजें सजी थी जो मेरे पिता ने दुनिया भर से जमा की थी। मरने से पहले मेरी माँ ने मेरा हाथ थाम कर कहा था, बेटा, वो घर मेरी और तुम्हारे पिता की जिंदगी भर की कमाई और यादों का खजाना है, उसका हमेशा ख्याल रखना। मुझे उस विला से बहुत लगाव था। हालांकि पुरानी यादें ताजा हो जाने के डर से मैं वहां रहने नहीं गया, लेकिन समय समय पर मैं खुद जाकर उसकी सफाई करता था। एक एक फर्नीचर को अपने हाथों से पोंछता था और बगीचे के पौधों की कटाई छटाई करता था। लेकिन इस बार जब मैं विला के दरवाजे पर पहुंचा तो मैं सुन्न रह गया। वह दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था आज पूरा खुला हुआ था। अंदर से कान फाड़ देने वाला तेज म्यूजिक और कई लोगों के बेतहाशा हंसने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैंने तुरंत वो आधा खुला दरवाजा धकेला और अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। विला का पूरा लिविंग रूम किसी कूड़ेदान में तब्दील हो चुका था। कांच की टेबल, सोफे और फर्श पर शराब की खाली बोतलें, चिप्स के पैकेट, फलों के छिलके और सिगरेट की राख बिखरी पड़ी थी। वो लाखों का इंपोर्टेड सोफा सिगरेट से जलकर कई जगह से छलनी हो चुका था। जिस गालीचे से मेरी माँ को सबसे ज्यादा प्यार था, उस पर गंदे जूतों के निशान थे और लाल वाइन के कई बड़े बड़े धब्बे लगे थे। दीवारों पर सजी बेशकीमती यादों को या तो तस्वीरें खिंचवाने के लिए नीचे उतार लिया गया था या फिर तोड़कर किसी कोने में फेंक दिया गया था। ये सब देखकर गुस्से से मेरी मुट्ठियां तन गई। इस विला में मेरे माता पिता ने अपनी आधी उम्र गुजारी थी। एक एक चीज उन्होंने खुद चुनी थी। यहां आते हुए मैं हमेशा दबे पांव चलता था कि कहीं किसी चीज को नुकसान न पहुंच जाए, और इन लोगों ने इस घर को बर्बाद करके रख दिया था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और दरवाजे के ठीक सामने वाले सोफे पर मुझे दाते दिखा। उसके आसपास हमारे कॉलेज के ही कई स्टूडेंट्स जमा थे। दाते भाई, तुम्हारा परिवार तो सच में बहुत अमीर है यार। शहर के बाहर का विला ही इतना शानदार है, एक लड़के ने कहा। अरे हाँ, मैंने अभी इंटरनेट पर चेक किया। इन दीवारों पर टंगी हर एक पेंटिंग की कीमत ही लाखों में है। दूसरे ने कहा, कसम से यार, तुम्हारी माँ का तो रुतबा ही अलग है, अरबों की संपत्ति वाली मालकिन है वो। भाई, जब तू कॉलेज के बाद ये सारा बिजनेस संभालेगा तो हम जैसों को भी अपनी कंपनी में कोई काम दे देना। दंते इस झूठी तारीफों से सातवें आसमान पर उड़ रहा था। उसने बड़ी ही अकड़ से कहा, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुम लोग बस मेरे साथ रहो, जिंदगी में कभी पैसों की कोई कमी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर वो सारे चाटुकार दोस्त खुशी से उछल पड़े और उसकी और ज्यादा मक्खनबाजी करने लगे। तभी दाते की नजर दरवाजे पर खड़े मुझ पर पड़ी। उसका चेहरा गुस्से से तन गया। वो सीना तानता हुआ मेरे पास आया और बिना कुछ सोचे समझे मेरे चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गया। उस अचानक हुए हमले से मैं अपनी जगह पर ही शून्य रह गया। वहां मौजूद सारे लड़के भी हक्के बक्के रह गए। दंते, क्या हुआ? ये कौन है? दंते ने बेहद घृणा और नफरत के साथ मेरी तरफ इशारा किया और बोला, ये कैसियन है, वही बेशम मुफ्तखोर जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मेरे शहर वाले घर में मुफ्त की रोटियां तोड़कर इसका मन नहीं भरा, जो अब इस नए विला में भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ गया। ये विला मेरी माँ ने खास मेरे लिए खरीदा है। मैंने अविश्वास से दांते को देखा। तुमसे किसने कहा कि ये विला तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खरीदा है? दांते ने एक भद्दी सी हंसी हंसी। जाहिर है मेरी माँ ने खुद मुझे बताया है। तू वही लालची कुत्ता है ना जो मेरी माँ के पैसों पर नजर गड़ाए हुए है। तू सोचता है कि तू रोज हमारे घर में पड़ा रहेगा, मेरी माँ के आसपास घूमकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचेगा और उनकी नजरों में आ जाएगा। मेरे घर में मुफ्तखरों की तरह रहकर मेरी माँ के साथ अकेले में वक्त बिताने के मौके तलाशना तेरे लिए काफी नहीं था, जो अब मेरे इस विला पर भी कब्जा करने आ गया। कान खोलकर सुन ले, मेरी माँ ने मुझे साफ साफ बताया है कि उन्होंने तुझे घर में सिर्फ इसलिए पनाह दी है क्योंकि तेरे माँ बाप नहीं है और उन्हें तुझ पर तरस आ गया। तू हमारे परिवार का हिस्सा बनने के सपने देखना छोड़ दे,
क्या सिल्विया ने सच में दंते से ये सब कहा था? अब मुझे समझ आया कि दंते मुझसे इतनी नफरत क्यों करता था। उसकी नजरों में सिल्विया एक बहुत बड़ी बिजनेस टकून थी और मैं एक बेचारा अनाथ जिसे उसने तरस खाकर पाल रखा था। इसलिए दाते को लगता था कि मैं उसके घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूं और उसके इकलौते वारिस होने की जगह छीनना चाहता हूं। ये बात तो किसी भद्दे मजाक जैसी थी। दंते ने पलटकर अपने दोस्तों से ऊंची आवाज में कहा, तुम लोगों को पता है ये कैसिन कितना बेशर्म है। ये रोज हमारे घर में चिपक कर पड़ा रहता था, कितना भी भगाओ जाता ही नहीं था। मैंने दरवाजे पर पर्ची भी लगाई थी कि अब से मेरे घर में मत घुसना। तो उल्टा ये भड़क गया और पुलिस बुलाकर ड्रामा करने लगा कि मेरी माँ इसे परेशान कर रही है। मेरी माँ को डर था कि कंपनी की बदनामी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मुझे ये नया विला खरीद कर दे दिया ताकि मैं यहां सुकून से रह सकूं। कभी कभी तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैं जो इस खानदान का इकलौता वारिस हूं, वो हॉस्टल में धक्के खा रहा हूं और ये अनाथ मेरी माँ के घर में ऐश कर रहा है। मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनना चाहूं, अपनी पसंद की वाइन पीना चाहूं, तो मेरी माँ को छुप छुप कर मेरे ही शहर वाले घर से सामान यहां लाना पड़ता है, सिर्फ इस डर से कि कहीं इस भिखारी को बुरा ना लग जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बेशर्म इंसान नहीं देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तो अब समझ में आया कि मेरे घर से वाइन और कपड़े गायब क्यों हो रहे थे। सिल्विया उन्हें चुराकर अपने बेटे को ला ला कर दे रही थी। बहुत खूब सिल्विया, तुमने मुझे बेवकूफ समझाया ना, तो अब अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। मैंने तुरंत अपनी लीगल टीम को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला ताकि वह तुरंत इस विला में पहुंचे। पर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, दाते ने मेरे हाथ से फोन छीना और जोर से जमीन पर पटक दिया। तुझे बड़ा शौक है ना ये ड्रामा करने का? तेरे माता पिता का विला कमीने। ये विला मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदा है। वहां मौजूद उसके चापलूस दोस्त भी मुझे नीचा दिखाने लगे। अच्छा तो ये बात है, हम भी सोए कि यह हॉस्टल में क्यों नहीं रुकता। हमें लगा कोई पार्ट टाइम जॉब करता होगा, पर यह तो दते भाई के घर की रोटियां तोड़ रहा था। कितनी घटिया हरकत है। बिल्कुल, माँ बाप क्या मरे, सीधा अमीरों के टुकड़ों पर पलने आ गया। ऐसे लोगों को तो देखकर ही घिन आती है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं यार, जहां पैसा देखा वहीं मुंह मारना शुरू कर देते हैं। दंते, तुम तो फिर भी बहुत शरीफ हो। अगर मेरी जगह कोई होता तो मैं इसे ऐसा मारता कि ये जिंदगी भर याद रखता। मैंने उनकी बकवास को नजरअंदाज किया और दंते की आंखों में आंखें डालते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अपनी माँ को कॉल करो और उससे पूछो कि ये विला आखिर है किसका। यह सुनकर दंते का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने आगे बढ़कर मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। तू मेरी माँ को यहां बुलाना चाहता है ना? मुझे सब पता है तेरी चाल। तू सोचता है कि तू मेरी माँ की अच्छाई और उनके भोलेपन का फायदा उठाकर यहां भी अपना रोना रोएगा। तभी उसकी नजर मेरे गले में पड़ी जेड की चेन पर गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। यह लॉकेट देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है। जरूर तूने यह भी मेरी माँ से भीख मांग कर ही लिया होगा ना? और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से वह चैन मेरे गले से खींच ली। दांतते की फुर्ती और ताकत इतनी ज्यादा थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया और वो कीमती चैन उसके हाथ में आ गई। मेरा खून खलने लगा। मुझे मेरी चैन वापस कर। मेरी घबराहट देखकर दांते मुस्कुराया, एक बहुत ही घटिया सी मुस्कान। बड़ा छटपटा रहा है। लगता है मेरी माँ ने इसके लिए बहुत मोटी रकम चुकाई है। मैं बौखला गया। वह चैन मेरी माँ ने मुझे दी थी। वो बेशकीमती नहीं है, पर मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है। उसे वापस कर दे। मैंने चैन छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। वो जेड का लॉकेट मेरा रक्षा कवच था, जिसे मेरी माँ ने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरे लिए हासिल किया था। बचपन में मैं बहुत बीमार रहता था। जब मैं 5 साल का था तो मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि मैं कोमा में चला गया था। डॉक्टरों ने मेरे पिता से साफ कह दिया था कि वो अंतिम संस्कार की तैयारी कर ले, पर मेरी माँ ने हार नहीं मानी। वो नंगे पैर भीषण गर्मी में 40 डिग्री तापमान में एक पहाड़ी मंदिर की ओर निकल पड़ी। अपने विश्वास और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए उन्होंने हर एक कदम पर घुटनों के बल बैठकर माथा टेका। पहाड़ की चोटी तक पहुंचते पहुंचते उनके घुटने छिल गए थे। खून रिसने लगा था और हड्डियां तक दिखने लगी थी। उनका सिर लहूलुहान हो गया था।
वो लगभग बेहोश हो चुकी थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और वो लॉकेट भगवान के चरणों से लेकर आई। शायद ऊपर वाला भी मेरी मां की इस तपस्या से पिघल गया था। मैं चमत्कारी रूप से कोमा से बाहर आ गया, लेकिन मेरी मां उस थकान और चोटों के कारण वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों बाद मुझे छोड़कर चली गई। मरने से ठीक पहले उन्होंने वह चैन मेरे गले में पहनाई थी और कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना। वह मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा था। मेरी मां ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी। वो मेरी बर्दाश्त की आखिरी हद थी और मैं किसी को भी उस लॉकेट को छूने तक नहीं दे सकता था। तुझे ये जितना ज्यादा चाहिए, मैं इसे उतना ही बर्बाद करूंगा। मेरे हाथ बढ़ाने से पहले ही दंते ने पूरी ताकत से वह लॉकेट जमीन पर दे मारा। एक तीखी कड़क की आवाज हुई और वह जेड का पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर पूरे कमरे में बिखर गया। अपनी मां की आखिरी निशानी, उनकी जान की कीमत को इस तरह फर्श पर बिखरा देखकर मेरे सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे मेरा दम घुट जाएगा। तूने अपनी हद पार कर दी है। मेरा संयम टूट चुका था और मैंने पूरी ताकत से दांते के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा। दांते अपना चेहरा पकड़कर पागलों की तरह चिल्लाया, मारो साले को जो इसे सबसे ज्यादा पीटेगा। उसे मेरी मां 1 लाख रुपए का इनाम देगी। 1 लाख रुपए का नाम सुनते ही उन लालची कुत्तों की आंखें चमक उठी और वो सब मुझ पर टूट पड़े। तूने दंते भाई पर हाथ उठाया। शहर की सबसे अमीर औरत का बेटा है वो। तू तो गया आज। 1 नंबर का भिखारी। तेरे पास यह लॉकेट कहां से आएगा? पक्का दंते की मां के पैसों से खरीदा होगा। वो अपने पैसों से खरीदी चीज तोड़ रहा है, तो तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? हरामखोर। एक तो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है और ऊपर से दादागिरी दिखाता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी मरी हुई मां का ड्रामा रचे। अगर वह जिंदा होती ना तो तेरी ये हरकतें देखकर शर्म से मर जाती। मैं जमीन पर गिर पड़ा था। मार खा खाकर मेरा पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था, पर मैंने दांत पीसते हुए कहा, तुम सब बहुत पछताओगे। मेरी बात सुनकर वो सब ऐसे जोर जोर से हंसने लगे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा चुटकुला सुना दिया हो। दंते की मां एक अरबती है। तू किस हैसियत से हमें पछताने पर मजबूर करेगा बे? पागल हो गया है क्या? उन्होंने मुझे जमीन पर बुरी तरह दबा रखा था और लगातार मेरी बेइज्जती कर रहे थे। दंते ने मेरी बालों को बुरी तरह खींचा और हैवानियत से बोला, पछतावा? मैंने आज तक ये लफ्ज सिर्फ किताबों में पढ़ा है। मैं भी तो देखूं कि एक भिखारी मुझे कैसे पछताने पर मजबूर करता है। दंते की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर कई लग्जरी गाड़ियों का एक बड़ा काफिला आकर रुका। एक साथ इतनी सारी महंगी गाड़ियों को देखकर अंदर मौजूद सारे लड़के एकदम से सन्न रह गए। दंते ने भी मुझे छोड़ दिया और वो सब पलटकर बाहर देखने लगे। सबकी नजरों के सामने गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से काले सूट पहने, ऊंचे, पूरे और दमदार शरीर वाले बाउंसर बाहर निकले। उनके चेहरों पर सख्ती थी और निगाहें बाज की तरह तेज। वह सब सीधे विला के दरवाजे की तरफ बढ़े। उन सबके आगे एक बेहद शानदार और प्रभावशाली महिला चल रही थी। उसने एक फॉर्मल ड्रेस पहनी थी। आंखों पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा था और बाल सलीके से बंधे थे। वो विवियन थी, मेरे ग्रैंड स्टेट्स ग्रुप की चीफ लीगल ऑफिसर। वह मेरे पिता की सबसे भरोसेमंद अधिकारी थी और अब कंपनी संभालने में मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। उसके पीछे 20 से ज्यादा नामी वकील और कई प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे। सबके हाथों में फाइल्स और सीने पर बॉडी कैमरे लगे थे। उन्होंने पलक झपकते ही विला के चारों तरफ घेरा डाल लिया। ये नजारा देखकर वो सारे लड़के हक्के बक्के रह गए। ये क्या हो रहा है भाई? इतने सारे लोग एकदम से कहां से आ गए? अबे गधे, यह दंते की मां ने ही भेजा होगा। वो इतनी बड़ी अरबती है, उन्हें पता चला होगा कि दंते ने आज पार्टी रखी है, तो हमारे स्वागत के लिए ये सब अरेंज किया होगा। हाँ यार, बिल्कुल सही। दाते भाई का रुतबा ही ऐसा है। दाते की आंखें चमक उठी। उसने मेरे बाल छोड़े, अपने कपड़े ठीक किए और एक मालिक की तरह सीना तान कर विवियन के सामने खड़ा हो गया। उसने बड़ी ही अकड़ से पूछा, क्या तुम लोगों को यहां मेरी मां ने भेजा है? विवियन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी तेज निगाहें पूरे कमरे का मुआयना कर रही थी और फिर उसकी नजर जमीन पर गिरे मुझ पर पड़ी। मेरे होठों से खून रिस रहा था और कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया।
वो भागती हुई मेरे पास आई और झुककर मुझे सहारा देते हुए उठाया। सर, आप ठीक तो हैं? उसकी आवाज में चिंता थी और एक गहरा आदर जिसे सुनकर कोई भी समझ सकता था कि मैं उसका बॉस हूं। ये सुनते ही वो सारे लड़के जो अभी तक स्वागत की उम्मीद लगाए बैठे थे, पत्थर की मूरत बन गए। दंते को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन फिर वह पागलों की तरह हंसने लगा। सर, हाँ, तुम सबने सुना, ये औरत इस भिखारी को सर कह रही है। वो मुझ पर उंगली उठाते हुए हंस कर दोहरा हो गया। जिसके पास रहने को अपनी एक झोपड़ी तक नहीं है, उसे तुम सर कह रही हो। उसके चमचे भी जोर जोर से हंसने लगे। अरे मैडम, आप गलत आदमी के सामने झुक रही हैं। ये तो एक भिखारी है जो दते के टुकड़ों पर पलता है। बिल्कुल, इस जैसे सड़क छाप को सर बोलकर आप अपनी इज्जत खराब कर रही हैं। अपनी आंखें खोलिए। ये सब सुनकर विवियन की भौं तन गई। उसने ऐसी कड़कदार आवाज में दहाड़ते हुए कहा, अपनी अपनी जुबान बंद रखो। उसकी आवाज में इतनी दहशत थी कि पूरे कमरे में पल भर में सन्नाटा छा गया। सबकी हैरान नजरों के बीच उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम्हारे सामने जो शख्स खड़ा है वो मिस्टर कैसिन है, ग्रैंड स्टेज ग्रुप के चेयरमैन और अकेले मालिक। कुछ सेकंड के लिए पूरे कमरे में श्मशान जैसी शांति छा गई और फिर अचानक वो सब फिर से ठहाके लगाकर हंस पड़े। हाँ, ये तो और भी बड़ा मजाक है। अगर ये ग्रैंड स्टेज ग्रुप का मालिक है तो फिर दाते की माएं कौन है, जो आदमी दांते के घर में भीख मांग कर रह रहा हो? वो इतना बड़ा अरबती कैसे हो सकता है? दांते के एक दोस्त ने कहा, पहले तो हमें लगा तुम लोग कोई बड़े अफसर हो, पर अब समझ आया तुम सब एक्टर्स हो ना। कैसिन ने तुम्हें दिहाड़ी पर यहां अपना रब झाड़ने के लिए बुलाया है। पता कैसिन, तूने इन्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं उससे दोगुने दूंगा। मुझे भी एक दिन के लिए चेयरमैन वाली फीलिंग दे दो। दाते ने विवियन को घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें एक्टिंग करनी ही थी तो थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए था। तुम्हें पता भी है मेरी मां कौन है? मैं दाते हूं, ग्रैंड स्टेज की असली मालकिन सिल्विया का इकलौता बेटा। सिल्विया का नाम सुनते ही विवियन ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। सिल्विया, क्या ये वही सिल्विया नहीं है जो आपके घर की नौकरानी है? सर, नौकरानी शब्द सुनते ही दंते का चेहरा तमतमा गया। वो बुरी तरह भड़क गया। नौकरानी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को नौकरानी कहने की? मेरी मां शहर की सबसे अमीर औरत है और मैं उनका इकलौता बेटा हूं। विवियन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मूर्ख इंसान। इतना कहकर वह पीछे मुड़ी और सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश दिया, पूरे विला को सील कर दो। हर टूटी हुई चीज और बर्बादी की वीडियो बनाओ। ये सारे हमारे खिलाफ सबूत होंगे और इनमें से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जिसने भी कैसिन सर पर हाथ उठाया है, आज वो बहुत बुरी तरह पछताने वाला है। यस मैम, गार्ड्स ने एक सुर में कहा और दंते और उसके दोस्तों की तरफ उन्हें पकड़ने दौड़े। दाते अब घबराने लगा था। वो पीछे खिसकते हुए चिल्लाया, मैं चेतावनी दे रहा हूं, मेरे पास मत आना। मेरी मां सिल्विया है, ग्रैंड स्टेज की मालकिन। अगर तुमने मुझे छुआ तो वो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। उसके दोस्त भी डर के मारे चिल्लाने लगे, हां, तुम लोग पंगा मत लो। अगर उनकी माएं आ गई तो तुम सब जेल में सड़ोगे। दंते, जल्दी अपनी मां को कॉल कर और इन घटिया एक्टर्स को बता कि असल ताकत क्या होती है। दंते ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और सिल्विया को कॉल लगाया। कुछ घंटियों के बाद उधर से फोन उठा। दंते पागलों की तरह चीखा, मां जल्दी विला में आओ, यहां कुछ गुंडे आ गए हैं जो हमें बंदू बना रहे हैं। जल्दी आओ मां, इन सबको दिखा दो कि हम कौन हैं। फोन के दूसरी तरफ से सिल्विया की सहमी हुई आवाज आई, दाते बेटा क्या हुआ? साफ साफ बता। दाते ने गुस्से से कहा, वही बेशर्म मुफ्तखोर कैसिन। उसने यहां कुछ किराए के एक्टर्स बुला लिए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि ये घर और कंपनी कैसिन की है और वह आपको एक नौकरानी बोल रहे हैं। माए जल्दी आओ माए, मुझे बहुत डर लग रहा है। फोन के दूसरी तरफ अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। दांते ने पैर पटकते हुए कहा, मां तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम आ रही हो ना? सिल्विया ने थूक गटकते हुए कांपती आवाज में कहा, दांते मैं आ रही हूं। तुम बस किसी से उलझना मत, मेरे आने तक शांति बनाए रखना। ठीक है मां, मैं इंतजार कर रहा हूं। दाते ने फोन काटा और फिर मेरी और विवियन की तरफ घूरते हुए बोला,
अब देखना तुम लोग, मेरी माँ बस आ ही रही है, फिर देखते हैं कि तुम सब ये घटिया नाटक कैसे करते हो। मैंने चुपचाप एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। विवियन ने झुककर मुझसे धीरे से पूछा, सर क्या मैं पहले आपके घावों की मरहम पट्टी कर दूं? सिल्विया से हम बाद में निपट लेंगे। दाते ने यह सुनकर मजाक उड़ाया, कर लो, जितना ड्रामा करना है कर लो। मेरी मां के आते ही तुम सबका खेल खत्म होने वाला है। सिल्विया के आने की बात सुनकर दंते के दोस्तों में भी थोड़ी हिम्मत आ गई। दंते भाई, जैसे ही तुम्हारी माएं आए इन सबको पुलिस के हवाले करवा देना। बहुत उड़ रहे हैं ये लोग, बिल्कुल दाते भाई के विला में घुसकर हमें ही धमका रहे हैं। इन सबको तो सीधा जेल भेजना चाहिए। और हाँ, अपनी मां को इस कैसिन की असलियत भी बता देना ताकि वो इसे दोबारा अपने घर में पनाह ना दे। आज के बाद ये सड़क पर भीख मांगेगा। दंते ने दांत पीसते हुए कहा, टेंशन मत लो, आज ये कैसिन मेरी मां के पैरों में गिरकर भीख भी मांगेगा ना, तब भी मैं इसे माफ नहीं करूंगा और इन झूठे एक्टर्स को तो मैं बर्बाद कर दूंगा। विवियन को हंसी आ गई। हमें बर्बाद करेगी वो सिल्विया, एक मामूली सी नौकरानी हमारी बराबरी करेगी। दांते चीखा, बकवास बंद कर अपनी। मेरी मां कोई नौकरानी नहीं है, वो करोड़ों के विला की मालकिन है। ग्रैंड स्टेज ग्रुप उनकी मुट्ठी में है। यह विला उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से मेरे लिए खरीदा है। मुझे तो लगता है कि ये कैसिन ही तुम लोगों को पैसे देकर लाया है ताकि मेरी मां की छवि खराब कर सके और फिर उनकी जायदाद हड़प ले। विवेन ने उसे एक बहुत ही घिनौनी नजर से देखा। बेवकूफी की भी कोई हद होती है। ये विला कैसिन सर के माता पिता का था। वो करोड़ों का घर जिसमें तुम्हारी मां काम करती है, वो खुद कैसिन सर ने खरीदा था। और रही बात ग्रैंड स्टेज की, तो वो कंपनी कैसिन सर के माता पिता ने खड़ी की थी और अब सर ही उसके इकलौते मालिक हैं। तुम्हारी मां सिल्विया महज एक घरेलू नौकरानी है जो उनके घर के बर्तन मांजती है। दंते ने बिना सोचे तुरंत कहा, झूठ। अगर ये सब इसका है तो ये मेरे घर में मुफ्तखोरों की तरह क्यों पड़ा रहता था? मुझे उसकी बेवकूफी पर हंसी आ गई। क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? वो घर मेरा है, तो मैं अपने घर में मुफ्तखोर कैसे हो गया? मैंने तो बस तुम्हारी माएं की सालों की वफादारी का लिहाज करके तुम्हें वहां रुकने दिया था। और तुम्हारी मां ने तुम्हें ये सब क्यों कहा? ये तो तुम खुद उसी से पूछना कि उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। दांते ने मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। बकवास बंद कर। मुझे पता है तू डर गया है क्योंकि मेरी मां यहां आने वाली है, इसलिए तू उनके आने से पहले मेरे दिमाग में जहर घोलना चाहता है ताकि तू मेरे घर का वारिस बन सके। उसके दोस्त भी उसका साथ देने लगे। हाँ भाई, ये साला तुझसे जलता है। इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तेरी मां इतनी अमीर है। तभी दरवाजे के बाहर भागते हुए कदमों की आवाज आई। सिल्विया हाफते हुए विला के अंदर घुसी। जैसे ही उसने मुझे, विवियन और इतने सारे बाउंसरों को देखा, उसके चेहरे का सारा खून सूख गया। सिल्विया को देखते ही दंते के दोस्त खुश होकर उसकी तरफ दौड़े। मैडम, आप आ गई। देखिए ना, इस कैसिन ने यहां कुछ भाड़े के एक्टर्स बुला रखे हैं जो हमें डरा रहे हैं और ये लोग आपको नौकरानी बोल रहे हैं। जल्दी इन सबको जेल भिजवाइए। सिल्विया बुत की तरह अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी। उसने लिविंग रूम की तबाही देखी, मेरे होठों से टपकता खून देखा और फिर उसकी नजर जमीन पर बिखरे उस जेड लॉकेट के टुकड़ों पर पड़ी। वो टुकड़े देखते ही उसकी आंखें बाहर आ गई। वो जानती थी कि वो लॉकेट क्या था। वो मेरी मां के साथ सालों रही थी। उसने मेरी मां को मेरे लिए वो लॉकेट लाते हुए देखा था और मेरी मां को मरते हुए भी। उसे अच्छी तरह पता था कि वो लॉकेट मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा था और अब वो जमीन पर चकनाचूर पड़ा था। सिल्विया के होंठ बुरी तरह कांपने लगे। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। दांते तुरंत भागकर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मां, तुम आ गई। इन लोगों ने मुझे मारा है मां। पुलिस को फोन करो और इन सबको अंदर करवाओ। उसने विवियन और मेरी तरफ नफरत से देखते हुए कहा, इनकी हिम्मत तो देखो। ये कह रहे हैं कि ये कंपनी, ये विला, वो घर सब इस भिखारी का है और आप इनकी नौकरानी हो। मां, बता दो इन्हें कि आप इस शहर की सबसे अमीर औरत हो। सिल्विया अभी भी पत्थर की तरह खड़ी थी। दाते को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने अपनी मां को हिलाया। मां, क्या हुआ?
तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अगले ही पल सिल्विया ने धीरे से अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खौफनाक दहशत और गिड़गिड़ाहट थी। उसने दत्ते का हाथ झटक दिया और भागती हुई मेरे पैरों के पास आकर गिर पड़ी। उसने अपनी आवाज को इतना धीमा कर लिया कि सिर्फ मैं ही सुन सकूं। सर मालिक, मैं हाथ जोड़ती हूं। एक आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। दंते के सामने ऐसा नाटक कर दीजिए कि आप भिखारी हैं और मैं मालकिन हूं। मैं जान दे दूंगी सर, पर बस एक बार मेरा झूठ सच साबित कर दीजिए। दंते बहुत स्वाभिमानी है। अगर उसे पता चला कि मैं नौकरानी हूं तो वो मर जाएगा। सर, उन 12 सालों का वास्ता जब मैंने आपके परिवार की दिन रात सेवा की, बस एक बार मेरा साथ दे दीजिए। मैं वादा करती हूं। इसके बाद हम कभी आपकी शक्ल नहीं देखेंगे। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर उसके एक एक शब्द ने मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा की। मैंने उसे कुछ सेकंड तक घूरा और फिर मेरी हंसी छूट गई। एक ठंडी बेदर्द हंसी। सिल्विया, तुम किस मुंह से मुझसे ये भीख मांग रही हो? सिल्विया का चेहरा जम गया। उसने डरते हुए पीछे पलट कर दे को देखा और फुसफुसा कर कहा, सर प्लीज धीरे बोलिए। मैंने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और तेज आवाज में कहा, तुम्हारे उन 12 सालों के काम की वजह से मैंने तुम्हें मेरे घर में पनाह दी, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई, तुम्हारे बेटे की कॉलेज फीस भरी, और तुमने क्या किया? तुमने मेरे ही घर में कब्जा कर लिया, मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे घर से मेरा सामान चुराया और फिर मेरे ही विला में आकर मेरे माता पिता की यादों को बर्बाद कर दिया। और अब ये सब होने के बाद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे उस घटिया बेटे के सामने एक्टिंग करूं। सिल्विया के माथे पर पसीना चमकने लगा। सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या था? मैंने चिल्लाकर उसकी बात काटी। बस यही ना कि तुम दाते के सामने खुद को महान दिखाना चाहती थी, इसलिए तुमने मेरी चीजें चुराई। इस बर्बादी को क्या कहते हैं पता है? इसे चोरी और धोखाधड़ी कहते हैं। सिल्विया अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। तो उसे अच्छी जिंदगी देने के लिए तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करोगी। मैंने जमीन पर पड़े जेड के टुकड़ों की तरफ इशारा किया। उसने मेरी मां की आखिरी निशानी तोड़ दी, वो निशानी जिसके लिए मेरी मां ने अपनी जान दी थी। तुम इसकी कीमत कैसे चुकाओगी? सिल्विया की जुबान मानो तालू से चिपक गई। तभी दंते का सब्र टूट गया। वो दौड़ता हुआ आया और सिल्विया को झकझोर कर खड़ा कर दिया। मां, तुम इस भिखारी के सामने भीख क्यों मांग रही हो? कहीं ये तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? सिल्विया ने कुछ बोलना चाहा पर शब्द गले में ही फंस गए। दंते को अब पक्का यकीन हो चला था कि कुछ बहुत गलत है। मां, तुम चुप क्यों हो? बता दो इसे कि तुम अरबती हो। सिल्विया ने कांपते हुए अपना सिर उठाया। उसने दंते को देखा, फिर मुझे, और अंत में उसके मुंह से सिसकते हुए शब्द निकले, दंते बेटा चुप हो जा। चुप क्यों हो जाऊं? क्या सच में ये तुम्हें डरा रहा है? सिल्विया फूट फूट कर रोने लगी। ये सच कह रहे हैं दाते। दांते की आंखें फटी रह गई। क्या सच कह रहे हैं? सिल्विया ने नजरें झुका ली और सिसकते हुए बोली, मिस्टर कैसिन ही इस कंपनी के और इस विला के असली मालिक हैं। मैं तो बस इनके घर की एक नौकरानी हूं। सिल्विया के मुंह से निकला हर एक शब्द दाते के सीने पर हथौड़े की तरह लगा। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। तू क्या कह रही है मां? दोबारा बोल। सिल्विया ने रोते हुए कहा, बेटा मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे झूठ बोला। मुझे डर था कि तुझे मेरी असलियत पता चलेगी तो तुझे शर्म आएगी, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद कर। दांते पागलों की तरह चिल्लाया। उसके पैरों तले से पूरी दुनिया खिसक गई थी। तो तूने पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोला। तू कोई अरबती नहीं है, वो विला तेरा नहीं है। तू सिर्फ एक नौकरानी है जो दूसरों के झूठे बर्तन मांजती है। बेटा मुझे माफ कर दे। सिल्विया बस यही रट लगाए हुए थी। तेरी इस माफी का मैं क्या करूं? दाते ने गुस्से से अपने बाल नोच लिए। तुझे पता है मैंने पूरे कॉलेज में ढिंडोरा पीटा था कि मैं एक अरबती का बेटा हूं। अब मैं उन सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। वो अपनी ही मां को धक्के मारने लगा और चीखने लगा। बस बहुत हुआ, मैंने कड़क आवाज में कहा। दंते और सिल्विया दोनों ने मेरी तरफ देखा।
तुम्हारा ये फैमिली ड्रामा तुम लोग बाद में करते रहना। अभी मुझे कुछ हिसाब बराबर करने हैं। मैंने सिल्विया की आंखों में देखते हुए कहा, हला, तुमने बिना मेरी इजाजत के मेरे विला में इन गुंडों को घुसने दिया। दूसरा, तुमने मेरे घर से लाखों का सामान चुराया। तीसरा, तुमने अपनी झूठी शान के लिए इन लोगों को मुझ पर हाथ उठाने दिया। और चौथा, मैंने जेड लॉकेट के टुकड़ों की तरफ इशारा किया। तुमने मेरी मां की आखिरी निशानी तोड़ दी। सिल्विया एक झटके में जमीन पर गिर पड़ी और मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने लगी। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। दाते अपनी मां को मेरे पैरों में पड़ा देखकर कभी गुस्से से जलता तो कभी शर्म से लाल हो जाता। उसके चमचे दोस्त तो डर के मारे दीवार से चिपक गए थे। विवियन ने मेरे हाथ में एक फाइल थमाई। सर, हमने सारे सबूत जमा कर लिए हैं। वीडियो, तस्वीरें और आपके चोटों की मेडिकल रिपोर्ट सब तैयार है। मैंने फाइल ली और सिल्विया से कहा, खड़ी हो जा। सिल्विया ने उम्मीद से मेरी तरफ देखा। सर, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? मैंने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने तो पुलिस बुला ली है। अब जो भी हिसाब होगा वह जेल में होगा। सिल्विया ये सुनकर बेहोश होते होते बची। दंते को अब समझ में आ रहा था कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। वो डरते हुए मेरे पास आया और हकलाते हुए बोला, कैसियन देख, ये सब एक गलतफहमी थी। मुझे नहीं पता था कि तू मालिक है। मैंने उसे घूरते हुए कहा, गलतफहमी तो अगर मैं एक भिखारी होता तो तुम्हें मुझे पीटने और मेरा सामान तोड़ने का पूरा हक मिल जाता। पुलिस बस आती ही होगी, तैयार रहना। दाते का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पलटकर अपनी मां पर चिल्लाया, मां, कुछ तो कर। तूने कहा था ना कि तू मुझे हमेशा बचाएगी। सिल्विया ने बेबसी से रोते हुए कहा, बेटा, अब मैं खुद को ही नहीं बचा सकती तो तुझे कैसे बचाऊंगी। तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी। मैंने पुलिस को सारी बात बताई और सारे सबूत सौंप दिए। ऑफिसर, मैं किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करूंगा। मुझे इन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। पुलिस ने सिल्विया, दंते और उसके सभी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। थाने में दंते के वह दोस्त जो कल तक शेर बने घूम रहे थे, अब चूहों की तरह कांप रहे थे। दांते पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जिस मुफ्तखोर से वह नफरत करता था, असल में वही उस घर का असली मालिक निकला और वो खुद उस घर में एक भिखारी बनकर रह रहा था। जब पुलिस ने नुकसान का हिसाब लगाया तो सिर्फ वो वाइन और सोफे का ही बिल करोड़ बैठ रहा था। करोड़ का बिल सुनकर उन सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसियन भाई, तुम तो अरबती हो। इतने से पैसों के लिए हमारी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? वो गिड़गिड़ाने लगे। मैंने कड़क आवाज में कहा, जब तुम लोग मेरी वाइन पी रहे थे और मुझे पीट रहे थे तब तो बड़ा मजा आ रहा था। अगर शौक नवाबों वाले पालने हैं तो उसकी कीमत चुकाने की भी हिम्मत रखो। जब उन्हें लगा कि मैं झुकने वाला नहीं हूं तो वो सब दते पर टूट पड़े। ये सब तेरी वजह से हुआ है कमीने। तू ही हमें वहां लेकर गया था। तू ही ये सारे पैसे भरेगा। दंते भी उन पर चिल्लाने लगा, तुम साले मतलबी कुत्ते हो। जब तक मैं अमीर था मेरी चापलूसी कर रहे थे और अब जब मैं फंस गया तो मुझे ही दोष दे रहे हो। उनके बीच हाथापाई की नौबत आ गई, जिसे पुलिस ने बीच बचाव करके शांत किया। आखिरकार सबको अपने अपने किए का जुर्माना भरना पड़ा। जिसके पास पैसे नहीं थे उसे जेल की हवा खानी पड़ी। दते के हिस्से में सबसे भारी जुर्माना आया। उस भारी कर्ज को देखकर दांते फूट फूट कर रोने लगा। मां, कुछ तो करो। सिल्विया ने एक आखिरी बार मेरी तरफ हाथ जोड़े। सर, बस एक आखिरी बार मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। सिल्विया, तुम आज से नौकरी से निकाली जाती हो और दूसरों की भीख मांगने से पहले अपनी फिक्र करो। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया और एक बार भी पलटकर नहीं देखा। बाद में मुझे पता चला कि दाते के दोस्तों को पैसे चुकाने के लिए अपने माता पिता के पैरों में गिरना पड़ा और बहुतों को घर से बेदखल कर दिया गया। सिल्विया को चोरी, धोखाधड़ी और अवैध कब्जे के आरोप में 3 साल की जेल हुई। दाते को मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में 2 साल की सजा सुनाई गई। इस पूरी घटना ने मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक दिया। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी के लिए एक कदम पीछे हटे और वह आपके लिए भी वही करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उन पर जितना रहम खाएंगे वो उतना ही आपके सिर पर चढ़ेंगे।
आपकी शराफत और दयालुता के साथ थोड़ी सख्ती होना बहुत जरूरी है।